हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ की इस सीरीज के अंदर हम आज ऐसे उद्योग जगत के बड़े महागुरु जिन्हें इंडियन इंडस्ट्री के जनक भी माने जाते हैं, हम आज ऐसे बड़े व्यक्तिमत्व के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें लोग प्यार से घर में तो जे कहते थे और पूरी दुनिया उन्हें प्यार से जे.आर.डी. टाटा कहती थी। उनका पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा रहा है। वैसे तो कहा जाता है कि टाटा उपनाम गुजराती शब्द टमटा या तीखा से आया है, जिसका अर्थ होता है मसालेदार या बड़े गुस्से वाले व्यक्ति। वास्तव में ये कहा जाता है कि टाटा घराने के सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले व्यक्ति ज्यादातर लोग अपने गुस्से और अपने काबिलियत के बारे में मशहूर रहे हैं। जे.डी. टाटा के पिता मशहूर उद्योगपति आर.डी. टाटा जो जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। जे.डी. टाटा को उनको नजदीकी लोग उनको प्यार से जय कह के पुकारते थे। जे.आर.डी. की माँ फ्रेंच थी, इसीलिए उनके घर में फ्रेंच बोली जाती थी। जे.आर.डी. को बचपन से ही जहाज उड़ाने के लिए दीवानगी थी। जहाज उड़ाने के लिए पायलट का लाइसेंस पाने वाले वो पहले भारतीय व्यक्ति थे। जे.आर.डी. टाटा की जीवनी लिखने वाले बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन में आर.एम. लाला कहते हैं, लंदन टाइम्स के 19 नवंबर 1929 के अंक में आया हुआ खा की तरफ से एक विज्ञापन छपा गया था, जिसमें कहा गया था, जो भारतीय इंग्लैंड से भारत या भारत से इंग्लैंड के अकेले हवाई जहाज में यात्रा करेगा, उसे 500 पाउंड इनाम में दिए जाएंगे। जे.आर.डी. टाटा ने ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें इस मुकाबले में एस.पी. इंजीनियर ने हरा दिया, जो बाद में भारत के वायुसेना अध्यक्ष भी बने थे। जे.आर.डी. टाटा भारतीय उद्योग ही नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास में एक सम्मानीय व्यक्ति माने जाते हैं। जे.आर.डी. टाटा अपने आदर्श के लिए पहचाने जाने वाले टाटा समूहों के सबसे लंबे समय तक चेयरमैन बनने वाले और समूहों को अपने अथक प्रयासों से नई ऊंचाइयों को पहुंचाने वाले वे प्रसिद्ध उद्योगपति रतन जी टाटा इनके पुत्र थे। उन्हें भारत में कई उद्योगों की शुरुआत उन्होंने अपने अपने समय के साथ साथ उन्होंने की। वे भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट बन चुके थे। उसी तरह से भारत के पहले ऐसे उद्योगपति बने जिन्हें भारत रत्न मिला। जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में पेरिस में हुआ था। वे अपने पिता रतनजी दादाभाई टाटा और सुजैन ब्रेयरे की दूसरी संतान थे। जे.आर.डी. टाटा को बचपन से ही हवाई जहाज उड़ाने का लगाव था। 15 साल की उम्र में जब वो पहली बार हवाई जहाज में बैठे, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वो उड्डयन में ही अपना भविष्य बनाएंगे। उनकी लगन यह थी कि उन्होंने 24 साल की उम्र में ही कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला लिया और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने और उनका बैच का नंबर था 1। जे.आर.डी. टाटा ने साल 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो बाद में एयर इंडिया के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया को उन बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया जिससे उनकी सेवाएं बहुत ही मशहूर हुई। उसी के साथ साथ उनका विमान उड़ाने का शौक भी कायम रहा। जे.आर.डी. टाटा का जन्म भारत के व्यवसायी और भारत के सबसे धनी परिवार मतलब पारसी फैमिली में टाटा के रूप में हुआ। उनकी मां फ्रांसीसी होने के कारण उनका अधिकांश बचपन फ्रांस में बीता और इसीलिए फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। जे.आर.डी. टाटा का इरादा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना था, लेकिन टाटा परिवार के व्यवसाय में अपनी भूमिका आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ने उनको भारत वापस आने के लिए कहा। जे.आर.डी. टाटा का शिक्षा लंदन, जापान, फ्रांस और मुंबई में हुआ। उनके पिता आर.डी. टाटा की पत्नी के निधन होने के बाद रतनजी दादाभाई ने अपने परिवार को भारत ले आए और जे.आर.डी. टाटा का उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड में भेज दिया। हालांकि फ्रांस के नागरिक होने के नाते जे.आर.डी. टाटा को कम से कम 1 साल के लिए फ्रांसीसी सेना में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने स्कूल जाने के और सेना में साथ काम करने के लिए इस बीच में कुछ समय बॉम्बे घर में, जो उनका बॉम्बे हाउस उनका घर था, वहाँ पे ही बिताया। 1938 में जे.आर.डी. टाटा को टाटा सन्स का अध्यक्ष चुना गया, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के प्रमुख बन गए। उन्होंने अपने दूसरे चचेरे भाई से कंपनी की अध्यक्षता संभाली। कई सालों तक जे.आर.डी. टाटा ने टाटा समूह की कंपनी का निर्देशन किया ही और उनकी मुख्य रुचि इस्पात, इंजीनियरिंग, बिजली, रसायन आती थी। इन जे.आर.डी. टाटा के अपने व्यावसायिक कौशल्य के और उच्च नैतिक मानों से वे कारण प्रसिद्ध हुए और जीवन और व्यवसाय में वे सफल हुए। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह की संपत्ति $100 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ट्रस्ट ने 1941 में बॉम्बे के शोध और उपचार के लिए एशिया का पहला
कैंसर केंद्र मतलब टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ द कैंसर की स्थापना की। 1945 में जे टाटा ने टाटा मोटर्स की स्थापना की और 1948 में उन्होंने भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस की शुरुआत की। जे टाटा ने शिक्षा क्षेत्र में भी योगदान दिया। 1936 में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस मतलब टीआईएसएस की स्थापना की और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मतलब टीआईएफआर और नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। 1968 में जे टाटा ने टाटा कंप्यूटर सेंटर के रूप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की और 1987 में टाइटन इंडस्ट्री का गठन किया। जे टाटा के अपने जीवन काल में कई पुरस्कार मिले, उन्हें बहुत सम्मान भी मिला। 1948 में भारतीय वायुसेना द्वारा उन्हें ग्रुप कैप्टन का पद भी दिया गया। 1966 में उन्हें एयर कमांडर के पद पर पदोन्नत नियुक्त किया गया। 1992 में जे टाटा को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक सफल बिजनेसमैन और विजनरी के रूप में जे टाटा ने समाज के बेहतर करने के लिए काम किए। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि भारत के एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मैं चाहता हूँ कि भारत एक खुशहाल देश बने। जे टाटा के कार्यकाल में टाटा ग्रुप की ग्रोथ 50 गुना तक बढ़ी थी। इस दौरान टाटा ग्रुप की कुल मार्केट वैल्यू 10 करोड़ डॉलर से बढ़कर 500 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। इस समय टाटा ग्रुप का कुल मार्केट कैप करीब 300 अरब डॉलर है। जे टाटा के अपने कार्यकाल में टीसीएस समेत 14 नई कंपनी की शुरुआत उन्होंने की थी। लगभग 100 कंपनियों की निजी स्वामित्व वाले टाटा ग्रुप को, जिसमें कई प्राथमिक क्षेत्र का शामिल है, रसायन, उपभोक्ता, उत्पादन, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रणाली, सामग्री और सेवाएं। इनका मुख्यालय मुंबई में है। आज पूरे देश में लगभग सारी कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की शिफ्ट की प्रचलन की है। इसकी शुरुआत जे टाटा ने टाटा ग्रुप में ही की थी। उन्होंने ही सबसे पहले कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल सुविधा भविष्य निधि की घोषणा की थी। किसी हादसे का शिकार होने पर कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए पहली बार जे टाटा ने अपना कदम उठाया था। जे टाटा ने भारतीय प्रशासकीय सेवा में मतलब आईएएस की तर्ज पर टाटा ग्रुप की लीडरशिप को तराशने के लिए टाटा प्रशासकीय सेवा टीएएस की शुरुआत भी की थी। अपने जीवन काल में जे टाटा ने सार्वजनिक जीवन में अपने योगदान के चरण पुरस्कारों और सम्मान से नवाजे गए हैं। 1954 में उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार लीजन ऑफ द ऑनर से नवाजा गया। 1955 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित से नवाजा गया। 1992 में ही उन्हें भारत की जनसंख्या नियंत्रण के अहम योगदान के लिए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड भी सम्मानित किया गया। जे टाटा ने 1925 में बिना वेतन से ही टाटा एंड सन्स में बतौर ट्रेनी अपना करियर शुरुआत की थी। उन्होंने बेहद ही कम समय में उद्योग जगत में अपनी काबिलियत को दिखाते हुए 1938 में टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने अपने विजन को विस्तार देने का मौका उन्हें मिला और भारतीय उद्योग जगत में दुनिया भर में टाटा ग्रुप का नाम उन्होंने बहुत ही बड़े मशहूर कर दिया। टाटा समूह की स्थापना 1868 में उद्यमी परोपकारी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा निजी व्यापारिक फर्म के रूप में स्थापन की गई थी। 1902 में समूह ने ताजमहल पैलेस एंड टावर का भारत का पहला लग्जरी होटल जो अगले वर्ष में खुला था। उसी तरह से 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद उनके बेटे सर दोराब टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। दोराब के नेतृत्व में समूह ने तेजी से विविधता की हासिल की और टाटा स्टील, बिजली, शिक्षा, उपभोक्ता, सामान और विमानन सहित कई उद्योगों में कदम रखा। 1932 में दोरब जी की मृत्यु होने के बाद सर नौरोजी सकलतवाला के समूह के अध्यक्ष बने। 6 साल बाद जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जय टाटा ने यह पद संभाला। कंपनी का एक नए क्षेत्रों में विस्तार जारी कर रहे थे, जैसे रसायन, प्रौद्योगिकी, सौंदर्य प्रसाधन, विपणन, इंजीनियरिंग और नवनिर्माण, चाय, सॉफ्टवेयर, जिसकी टाटा समूह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1945 में टाटा समूह ने इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव उत्पादनों के निर्माण के लिए टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी मतलब टेलको की स्थापना की। 2003 में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स रख दिया गया। टाटा परिवार के बारे में कहें तो टाटा परिवार की शुरुआत जमशेदजी नूसरवानजी टाटा से हुई। 1904 में जमशेदजी टाटा की मृत्यु होने के बाद उनके दो बेटे मतलब दोराब जी और रतन जी और उनके चचेरे भाई आर डी टाटा ने मिलकर आधुनिक टाटा सन्स का गठन किया।
1926 में आर.डी. टाटा का निधन हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और कर्ज अपने सबसे बड़े बेटे जे.डी. टाटा को सौंप दिया। जे.डी. टाटा ने शेयर होल्डिंग को अपने भाई बहनों सिल्ला, दराब, जिमी और रोडा बेह के साथ बराबर बांट लिया। 1932 में दराब की मृत्यु हो गई और उन्होंने टाटा सन्स के स्वामित्व का 40% हिस्सा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को दे दिया। 1938 में जे.डी. टाटा सन्स का शीर्ष पर आसीन होने के बाद 1991 में उनकी मृत्यु के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला और आज भी वो अध्यक्ष है। जे.डी. टाटा के उत्तरदायित्व में देखें तो जे.डी. टाटा की मृत्यु के बाद रतन टाटा को टाटा एंड सन्स और चेयरमैन बनाया गया। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा और जे.डी. टाटा अलग-अलग पारिवारिक शाखाओं में से है। जे.डी. टाटा रतन टाटा के लिए पिता और भाई की तरह है। जे.डी. टाटा और रतन टाटा को अपने एक रिश्तेदार से बेटे के रूप में उन्होंने गोद लिया था। जे.डी. टाटा कहते हैं कि हास्य की भावना उन्हें अपने माता-पिता से विरासत में मिली है, इसलिए बातचीत की चर्चा और बहस और कड़वाहट से बचने के लिए वे बीच-बीच में हास्य और बातचीत के हथियार के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार वे अपने समय को काम के अनुसार विभाजित करने के लिए मशहूर थे। वो उस क्षण के लिए खुद को उस कार्य के लिए समर्पित करते हैं जिसे पूरी एकाग्रता के साथ पूरा कर सकते और फिर वो उसी शांति के साथ किसी पार्टी या नाटक का आनंद ले सकते हैं। जे.डी. टाटा भारत के नागरिक उड्डयन के संस्थापक माने जाते हैं। वो अपनी टाटा एयरलाइंस के साथ-साथ इतने एकीकृत थे कि एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद भी वे अक्सर मदद के लिए तैयार रहते थे। जे.डी. टाटा का एयर इंडिया के संचालन के प्रति इतना सूक्ष्म दृष्टिकोण था कि उन्होंने एक बार चालक दल के सदस्यों के साथ शौचालय की भी साफ कर लिया था। उनकी किताब में इस बात का भी जिक्र है कि वह एयर इंडिया के काउंटर पर धूल साफ करने में भी कभी नहीं हिचकाए। वह हर चीज़ पर खुद नज़र रखते थे, चाहे विमान की इंटीरियर हो या एयर होस्टेस की साड़ी या रंग, फिर यह एयर इंडिया की होर्डिंग, वो सभी खुद को बारीक नज़र से देखते हुए दिखाई देते थे। 1932 में जे.डी. टाटा ने वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। 1946 में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। 1953 में वे तत्कालीन सरकार द्वारा एयर इंडिया के इस राष्ट्रीयकरण करने के बाद वे जे.डी. टाटा को इनका चेयरमैन बना दिया गया। अप्रैल 1932 में एयर इंडिया का जन्म हुआ था। उस समय उद्योगपति जे.डी. टाटा ने इसकी स्थापना की थी, मगर इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत तो यूँ तो 1932 में हुई थी, मगर जे.डी. टाटा ने वर्ष 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज़ तक का शौकिया तौर पर उड़ाया था, जबकि वे सिर्फ 15 साल के थे। फिर उन्होंने अपना पायलट का लाइसेंस लिया, मगर पहली व्यावसायिक उड़ान उन्होंने 15 अक्टूबर को भरी जब सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज़ को अहमदाबाद से होते हुए कराची से वे मुंबई लौटे। इस उड़ान में सवारियां नहीं थी, बल्कि 25 किलो की चिट्टियां थी। यह चिट्टियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से द्वारा कराची लाई गई थी। इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। फिर नियमित रूप से डाक लाने ले जाने के लिए सिलसिला शुरू हुआ, मगर भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने टाटा एयरलाइंस को कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी थी। सिर्फ हर चिट्ठी पर 4 आने दिए गए, उसके लिए भी डाक टिकट चिपकाया जाया था। शुरुआती दौर में टाटा एयरलाइंस मुंबई के जुहू के पास मिट्टी के मकान से संचालित होता हुआ रहा था। वही मौजूद एक मैदान रनवे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उस समय टाटा एयरलाइंस के पास 2 छोटे सिंगल इंजन वाले हवाई जहाज, 2 पायलट और 3 मैकेनिक हुआ करते थे। पानी भर जाने पर सूरत से जे.डी. टाटा अपने हवाई जहाज पूना के संचालित करते थे और वहां उतारते थे। टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 का पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित हुई इस वर्ष ने 155 पैसेंजरों और लगभग 11 टन डाक भी लाई। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। ब्रिटिश शाही रॉयल एयर फोर्स के पायलट होमी भरूचा टाटा एयरलाइंस से पहले पायलट बने थे, जबकि जे.डी. टाटा और विंसेंट दूसरे और तीसरे पायलट थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब विमान सेवाओं का हाल बेहाल हुआ, तब 29 जुलाई 1946 में टाटा एयरलाइंस का पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड रखा गया। आज़ादी के बाद यानी 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया को 49% भागीदारी ली थी। इस एयर इंडिया की 30वीं बरसी यानी 15 अक्टूबर 1962 को जे.डी. टाटा ने एक बार फिर से कराची से मुंबई की उड़ान भरी थी।
जो हवाई जहाज़ खुद चला रहे थे, मगर इस बार जहाज़ था पहले से ज़्यादा विकसित और नाम लेपर्ड मोथ था। फिर 1950 में 50वीं बर्थ एनिवर्सरी में 15 अक्टूबर 1982 को जे.डी. टाटा ने कराची से मुंबई की उड़ान भरी थी। महज 28 साल की उम्र में जे.डी. टाटा ने 1932 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के संपर्क में आए। उन्होंने इस ट्रस्ट की ट्रस्टी की नियुक्ति में वह पहचाने गए। इस अस्पताल को कैसे और किस तरह से विश्वसाहक मंडल के इस विचारों में चर्चा करने लगाने उन्हें प्रयास किया। उन्हें इस अस्पताल के निर्माण पर व्यक्तिगत ध्यान देकर इसमें पीछे टाटा समूह की शक्ति का योगदान दिया गया। 1941 में वो समय था जब सभी अनुमतियों को प्राप्त करने के बाद टाटा अस्पताल का निर्माण किया गया। लेकिन जे.डी. टाटा के अपने सपने उस तरह से पूरे करने के लिए उसमें उपचार, अनुसंधान, प्रशिक्षण तीनों विभाग शामिल किए गए। आज भी मुंबई की यह प्रसिद्ध टाटा कैंसर हॉस्पिटल हजारों मरीजों को एशिया की उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने वाली एक महत्तम हॉस्पिटल माना जाता है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक का अगले 50 वर्षों तक यहाँ से प्रशिक्षित सैकड़ों विशेषज्ञ देश भर के लिए कैंसर उपचार केंद्र के मरीजों की सेवा करते रहेंगे। पहले कुछ वर्षों तक यहाँ की प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता का अनुसंधान और जोर शोर से चल रहा था। बाद में देश भर कई कैंसर अस्पताल स्थापित हो गए। उन्होंने इस अस्पताल को एक आदर्श के रूप में अपनी आंखों के सामने रखा गया था। किसी विशेष क्षेत्र में देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर विकिरण चिकित्सा, कीमोथेरेपी, परिष्कृत उपकरण से जोड़े गए इस अस्पताल को एक नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सुमंत मुलगांवकर एक ऐसा नाम जो जे.डी. टाटा के पूर्ण विश्वस्त के रूप में माने जाते हैं। सुमंत मुलगांवकर के जीवन के कारण टाटा मोटर्स की इतनी कामयाबी प्राप्त हुई थी। मुलगांवकर ने फैक्ट्री लगाने के साथ साथ कर्मचारियों और टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया, जिसके कारण टाटा मोटर्स कामयाब हो चुकी। देश के मशहूर उद्योग घराने का टाटा ग्रुप ने अपनी मशहूर टाटा सुमो का नाम समूह की एक ऐसी कर्मचारी सुमंत मुलगांवकर के नाम पर रखी है। आमतौर पर लोग अनुमान लगाते हैं कि शायद बड़ी कार होने के चलते इनका नाम सुमो रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल सुमंत मुलगांवकर टाटा मोटर्स की एमडी थे और उनके सम्मान के लिए कार का नाम टाटा सुमो रख दिया गया था। ऐसे यह सवाल उठने लगे कि लाजिमी है कि आखिर सुमंत मुलगांवकर टाटा सुमो के लिए इतने खास क्यों थे। इंपीरियल कॉलेज के लंदन से इंजीनियरिंग करने के बाद बीएससी हॉनर्स और सीमेंट इंडस्ट्री के काम करने के बाद सुमंत मुलगांवकर टाटा इंडस्ट्रियल से जुड़े गए। 1966 में सुमंत मुलगांवकर को टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर जिम्मेदारी सौंप गई थी। इसी वर्ष मुलगांवकर ने टाटा एक्सपर्ट लिमिटेड का चेयरमैन भी बनाया गया। इसके अलावा वह टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग के भी चेयरमैन बने थे, जिनकी शुरुआत इंजीनियरिंग फील्ड में स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए की गई थी। देश के रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ साथ सुमंत मुलगांवकर का अहम योगदान है। सुमंत मुलगांवकर टेल्को का निर्माण भी माने जाते हैं, जिसकी कमान उन्होंने लगभग 40 साल तक संभाली। सुमंत मुलगांवकर ने उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स की दुनिया की दिग्गज कंपनी बनी। सुमंत मुलगांवकर के विजन के कारण ही टाटा मोटर्स की इतनी कामयाबी उन्होंने प्राप्त की। मुलगांवकर की फैक्ट्री लगाने के साथ साथ कर्मचारियों और टेक्नोलॉजी पर भी उन्होंने ध्यान दिया, जिसके कारण टाटा मोटर्स बहुत ही कामयाबी अपने अचीवमेंट पा सकी है। उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी टाटा मोटर्स के हितों के साथ साथ देश की ज़रूरती हिसाब भी रह चुके हैं। सुमंत मुलगांवकर कहते हैं कि भारत की इंडस्ट्रियल नेशन बनाने के लिए स्पेशली उन्होंने ट्रेंड माइंड्स के साथ ज़रूर समझा है। सुमंत मुलगांवकर की शुरुआत से ही टेल्को कर्मचारियों को ज़रूरी स्किल और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी गई थी। सुमंत मुलगांवकर के टाटा मोटर्स की टेक्नोलॉजी को खूब बढ़ावा दिया। इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, मशीन टूल्स, प्रेस टूल्स डिवीजन की स्थापना भी की। सुमंत मुलगांवकर का अहम योगदान यह रहा है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को खूब सहयोग और अपना नौजवान कर्मचारियों के चैलेंजिंग काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कहा जाता है कि एक दिन टाटा मोटर्स के शीर्ष अधिकारी साथ लंच करते थे, लेकिन कुछ दिन सुमंत मुलगांवकर लंच के समय अपनी कार लेकर बाहर जाते थे। लोग लंच ब्रेक खत्म होने के साथ ही वे वापस आते थे। ऐसी अफवाहें थी कि उन्हें टाटा के कुछ डीलरों द्वारा एक 5 स्टार होटल के लंच ऑफर दिया गया था। एक दिन जब लंच ब्रेक के दौरान कुछ अधिकारी उनके पीछे गए, तो उन्हें यह देखकर वो हैरान हो गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाईवे के ढाबे पर अपनी कार की रोकी और अपने लिए खाना मंगवाया।
और उस ढाबे के खाना खा रहे ट्रक ड्राइवरों के साथ वो बैठ गए। उन्होंने उनके साथ चर्चा की कि टाटा ट्रक की क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो उन्होंने नोट किया कि और अपने कार्यालय में वापस आकर इसके साथ-साथ कुछ चेंजेस उन्होंने किए हैं। उन्होंने नोट किया था कि और अपने कार्यालय में वापस आकर ड्राइवरों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए, टाटा वाहनों के बेहतर बनाने के लिए सुमन मुलगांवकर ने एक ऐसा उत्साही बनाया था। वो हमेशा अपने द्वारा किए गए काम और टाटा मोटर्स के द्वारा किए गए काम के बारे में अच्छा महसूस करते थे। वो यह नहीं रुक पाए, वो थोड़ा अतिरिक्त तो होना चाहते थे। वो अपने ग्राहकों के लिए अच्छी तरह से जानना चाहते थे कि उनके साथ समय बिताने के बाद और उनके अनुभवों को सीखने के साथ उनको यह अवसर भी मिला था। केवल यह सुनिश्चित करने के लिए वो ग्राहकों का जीवन आसान हो जाए और अन्य लोगों के काम करने का कारण उनसे महसूस किया जाए। ये कहानी जे.आर.डी. टाटा और सुधा मूर्ति के बीच की है, जहाँ पे इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति बंगलौर के प्रसिद्ध संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस से एमटेक की पढ़ाई करते समय वह फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में प्रिपरेशन कर रही थी। उस समय इंस्टीट्यूट्स के द्वारा नोटिस बोर्ड पर यह एक एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई गई थी। उसमें पुणे के प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी के इंटर्नशिप के लिए इंजीनियर ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी और एजुकेशन के क्राइटेरिया के समझने के साथ-साथ नीचे लिखा गया था कि महिलाओं ने इस पद के लिए आवेदन ना करें। अपने ज़िद्दी इंजीनियरिंग कॉलेज जाकर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं माँगते हुए, कोई भी अपने काबिल हुनर पे क्लास में पहले आने वाली सुधा उस समय के जोशीले स्वभाव के कारण इस सेंटेंस के महिलाओं के हुनर की कोई भी अहमियत नहीं और यह महिला जाति पर अन्याय है, ये उन्होंने समझ लिया। इस पर जवाब पाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने टेल्को को यह टाटा कंपनी जो है, उनके वरिष्ठ अधिकारी जे.आर.डी. टाटा के नाम पर एक जवाब ये पूछने के लिए उन्होंने उचित समझा। इस तरह से जे.आर.डी. के नाम से एक पोस्ट कार्ड उन्होंने लिख दिया। टाटा ने इस देश में इंजीनियरिंग, हेवी इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर और ऐसे बहुत सारे उद्योग में प्रथम शुरू करने वाले दूरदृष्टि उद्योगी माने जाते हैं। एजुकेशन बेस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूशन दे सकती है, तो टाटा जेंडर बेस पे एक भेदभाव क्यों कर रहा है? अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो अपने काबिलियत को किस तरह से प्रसिद्ध करे और किस तरह से लोगों को दिखाए? 20-22 उम्र की सुधा मूर्ति ने सारे जोश से ये सवाल पूछते हुए जे.आर.डी. टाटा को पोस्ट कार्ड में भेजा और इसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, ये उन्होंने मान लिया था। भला जे.आर.डी. टाटा उनको क्यों जवाब दे, पर सुधा ने अपने मन को तसल्ली देने और उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए ये पोस्ट कार्ड दिया था। 10 दिन के बाद टेल्को से सुधा मूर्ति के लिए इंटरव्यू को बुलाने का एक न्योता आया। आने के और जाने के फर्स्ट क्लास का खर्चा टेल्को कंपनी दे रही थी। यह देखकर सुधा मूर्ति आश्चर्यचकित हो गई। सुधा को यह पक्का था कि उनको यह नौकरी तो नहीं मिलेगी। भले फ्री में आने-जाने का टिकट तो मिल रहा है, तो पुणे घूमकर अपनी सहेली को जो चाहे वो चीज़ें खरीद के पुणे की साड़ी और लौटने के साथ यह इरादा उन्होंने तय कर लिया था। इंटरव्यू के दौरान उन्हें आने-जाने वाले लोगों को यह घूमती रही कि जे.आर.डी. टाटा को पत्र लिखने वाली यह लड़की है। वैसे भी यह नौकरी उनको नहीं मिलने वाली थी, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। इतनी यह चहल-पहल हो रही है तो उनको ये नौकरी मिलना नामुमकिन सा है, उन्हें लग रहा था। पर अपने अंदर की डर को पूरी तरीके से नष्ट करके सुधा ने इंटरव्यू को दिल खुलास दे दिया। इसी दौरान उनके अनुमान, उनके अनुभव और उनकी पढ़ाई को नज़र सोच देखते हुए चयनकर्ता ने उनका सिलेक्शन कर दिया। इस तरह से टेल्को में सुधा मूर्ति के कारण महिलाओं के लिए नौकरी करने के लिए दरवाजे खुल गए। इस पोस्ट कार्ड की वजह से ही एक सामान्य लड़की को उनकी सोच को काबिलियत में परिवर्तन करने वाला जे.आर.डी. टाटा के प्रतिभा संपन्न और प्रयोगात्मक व्यक्तिमत्व का दर्शन होता है। सुधा ने यह वर्ष टेल्को में कुछ वर्ष काम करने के बाद नौकरी छोड़ने का भी फैसला कर लिया। नौकरी करते दरमियान जे.आर.डी. टाटा से कुछ गिने चुने ही मुलाकात उनके साथ हुए थे। टेल्को छोड़ने के समय जे.आर.डी. टाटा से मुलाकात हुई। सुधा ने कहा कि जे.आर.डी. टाटा से बात करने के साथ उन्होंने शेयर भी किया कि मेरे पति नए स्वतंत्र उद्योग करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ, जो पुणे जा रही हूँ। पता नहीं इसमें मुझे कामयाब मैं हो पाऊंगी या नहीं। तब जे.आर.डी. टाटा ने पॉजिटिव ब्लेस देते हुए कहा, कोई भी अच्छी शुरुआत करने के समय नकारात्मक भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। इस शुरुआत में ही कामयाबी मिलेगी, यह तुम्हारा विश्वास बनना चाहिए, तब जाके तुम्हें कामयाबी मिलेगी। पर आप समाज में कुछ पाते हो तो समाज में कुछ ऋण देने के लिए फिर से देने के लिए भी न भूलें। यह संदेश जे.आर.डी. टाटा ने देने के साथ-साथ जे.आर.डी. टाटा ने
सुधा मूर्ति और उनके पति के नए बिजनेस के लिए शुभकामनाएं दिए। एक बार जे.आर.डी. टाटा और उनके दोस्त मेहता एक दूसरे के साथ शाम मजेदार बिताने के लिए निकल पड़े। अपनी कार लेके जुहू से दक्षिण मुंबई आने के लिए निकल पड़े। दोनों ने दो रास्ते लिए और केम्स कॉर्नर तक आके मिलने का फैसला उन्होंने किया। जे.आर.डी. टाटा वहां पहुंचते ही उनका अपने दोस्त का इंतजार करते हुए काफी देर तक उन्होंने जब उनका इंतजार किया, फिर भी उनके दोस्त की मुलाकात नहीं हुई तो वो बेचैन हो गए और दूसरे रास्ते अपने दोस्त को तलाशने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पता चला कि पेडर रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। 1929 में पेडर रोड का एक मंजिली बंगला और काफी अलग-थलग बस्ती थी, जो सामने ऊंचे पेड़ों और बगीचों से घिरी हुई थी। सड़क पर धीरे-धीरे खोजबीन करते हुए उन्हें देखा कि उसके दोस्त की एक कार के लिए दिए के खाम्ब से टकरा चुकी है और ये एक्सीडेंट हो गया है। जब उस सड़क पर शाम हो गई तो एक नक्शेदार लोहे के खंभे पर कांच के चौकोर को हड्डी-वाजा फ्रेम में एक लंबी छड़ी के साथ-साथ गैस का लैंप लगाने वाला एक लाइटमैन वहां दिखाई दिया। इसके बजाय कार खंभे से टकरा गई थी और उसके दोस्त का साथ एक युवक का बेजान हाथ खिड़की से बाहर लटकता हुआ उनको दिखाई दिया। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि क्रिकेटर कांगा का भाई था। मुंबई पुलिस ने जे.आर.डी. टाटा और मेहता का आरोप लगाया और ये दुर्घटना के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया। इसके बाहर निकलने के लिए जे.आर.डी. टाटा ने एक अच्छे अपराधी वकील को ढूंढने की कोशिश की। ताजमहल होटल की पिछली गली में रहने वाले एक विशेषज्ञ वकील जैक विकाजी द्वारा सिफारिश किए जाने पर जे.आर.डी. टाटा ने उनके घर आते जाते रहे। इस तरह से ऐसा लगा कि उनके जीवन की एक प्यारी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही है। बेशक जे.आर.डी. टाटा वो इस केस तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन दूसरी दुर्घटना में खूबसूरत नतीजे में जीवन भर उनका साथ देने वाली जैक विकाजी की बेहद ही खूबसूरत भतीजी थेल्मा विकाजी ने पहली बार नजर में उन जे.आर.डी. के पास दिखाई दी और उन्होंने उनका दिल जीत लिया। विकाजी से मिलने के बाद केस के साथ साथ उनके जीतने के लिए उनके घर जरूर से ज़्यादा चक्कर लगाने जे.आर.डी. जाते रहते थे। पहले कुछ महीनों के लिए थेल्मा व्यवसाय देखने के लिए फ्लोरा फाउंटेन के टाटा ऑफिस में आती जाती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे टाटा समूह का विस्तार बढ़ता हुआ गया, जे.आर.डी. टाटा का काम दायरा बढ़ता हुआ, उनके उन दिन घर चलाने वाले और जे.आर.डी. टाटा की व्यक्तिगत देखभाल करने के लिए बीतने लगे। पहली बार उनके ड्राइंग और बढ़ने जैसे रुचि विकसित हुई। बाद में वह बड़े बड़े घर में रहने के लिए व्यस्त हो गए। बार बार मेहमान और जाने वाले लोगों के साथ साथ जे.आर.डी. टाटा में उनकी पत्नी के रूप में कई जगहों पे उनको अपने दोस्तों के जे.आर.डी. टाटा के बहनों की कहा जाता है कि वो अपने पति को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव रह चुकी है। जे.आर.डी. टाटा और थेल्मा को कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए जे.आर.डी. टाटा उनका ब्रह्मांड बन गए थे। दोनों हर छुट्टियों में यूरोप में जाते और बिताते। अपनी पसंदीदा खेल और दौड़ने के लिए व्याकुलता जे.आर.डी. को काम पर वापस जाने के लिए प्रेरित कर देते थे। टेनिस, मोटर रेसिंग देखना और बर्फ में खेलना, संगीत सुनना और कई अन्य खुशी के पल वो छुट्टी में ये उनके हिस्से बनते थे। चूँकि लंबे समय तक घर को कोई भी बंधन नहीं जुड़ा रहता था, इसलिए थेल्मा अधिकांश स्थानों पर अपने पति के साथ जाती रहती थी और उनसे सभी निजी मामलों को उनकी ही सख्ती से प्रबंधित करती हुई उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। कई लोगों ने उन्हें बच्चे को अडॉप्ट करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन उन्होंने उस विचार को कभी भी लागू नहीं किया। दरअसल जे.आर.डी. टाटा को बच्चे बहुत ही पसंद थे। जब भी कोई विषय उनका आता था, वे कहते कि मुझे लड़के के बजाय लड़की चाहिए। कभी-कभी हँसते हुए वो यही भी कह देते थे, अगर मेरा बेटा होता, तो टाटा समूह में कई समस्याएँ पैदा हो जाती। टाटा समूह में एक राष्ट्रीय कंपनी है और मैं उन्हें राष्ट्रीय कंपनी के बतौर देखना चाहूँगा। थेल्मा टाटा ने जे.आर.डी. टाटा को जीवन भर साथ दिया। जैसे-जैसे उनकी बाहरी स्थिति बढ़ती गई, वैसे-वैसे लेडी टाटा के रूप में थेल्मा अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। 1980 के दशक में थेल्मा को दिल का दौरा पड़ा था। 1982 में वो जमीन पे गिरने के बाद उनको चोट आई थी, जिसके बाद उन्होंने व्हीलचेयर का सहारा लिया। बीमार पड़ने के बाद जे.आर.डी. टाटा हमेशा ही जल्दी घर पर आते रहते थे और बेचैन रहते थे। जे.आर.डी. टाटा और थेल्मा दोनों हर रात साथ में टीवी देखते और साथ में ही डिनर करते थे। थेल्मा ने अपनी काफ़ी समय सामाजिक कार्यों में भी बिताया है। थेल्मा ने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय मतलब आनंद केंद्र की स्थापना की थी और व्यक्तिगत ध्यान और धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई है। उनके दोस्तों का कहना था कि वह यह भी जाना जाता है कि हर बच्चे को नाम से वो अपनी शिक्षाएं देती थी।
जब वे बच्चे को बड़े हो गए तो उनको कुछ पैसे खर्च करने के लिए नौकरी भी दे दी। उनकी बीमारी के बाद जे.डी. टाटा ने अपनी छुट्टियों का कार्यक्रम भी बदल दिया। शनिवार-रविवार को गोल्फ खेलने कई वर्षों तक वो ये शौकीन रहे थे, लेकिन थेल्मा की बीमारी के कारण उन्होंने साथ-साथ समय चलते ये खेलना भी गोल्फ खेलना भी बंद कर दिया था। 1939 में जब टाटा परिवार से ताल्लुक रखने वाले बेहद बुद्धिमान शोधकर्ता होमी भाभा कैम्ब्रिज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौट आए। डॉक्टर भाभा ने उन दिनों छुट्टियों मनाने के लिए भारत आए थे। भाभा ने यूरोप पर द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे, उसी समय वापस जाने में उन्हें दिक्कत आने लगी। अपने सर्वोत्तम लोगों को चुनने के बाद बनाने के लिए जे.डी. टाटा ने रवैये इस अवसर का लाभ उठाया और डॉक्टर होमी भाभा के लिए एक अलग-अलग जगह बना दी। यूरोप में विश्वीकरण, जिसमें कॉस्मिक रेंज को भौमितिकी भाभा का विज्ञान में जगत में माना जाता है, स्वीकृत किया गया है कि युद्ध के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रिंसेट यूनिवर्सिटी के जाने के लिए भाभा ये तैयार थे, बट यहाँ पे जे.डी. टाटा ने उन्हें रोक लिया। यह सोच भारत के लिए गुणवत्ता वाले शोध किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर होमी भाभा की यह मुलाकात जे.डी. टाटा ने की और उन्हें जे.डी. टाटा ने इस निभाने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लाभ उठाने के लिए भारत में ही एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का वचन दिया और अपने इस इरादे के बारे में शाश्वत भी किया। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयोगशाला स्थापित करनी जा सकती है, वह अपने दौर में जे.डी. टाटा यह भरोसा दिला सके। एक नए प्रयोगशील दिमाग वाले जे.डी. टाटा ने तुरंत अपने सभी परिजनों को या कागज पर उतारने के लिए आवेदन के साथ-साथ टाटा ट्रस्ट ने भेजने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप टाटा के भरूदान में मुंबई में एक प्रयोगशाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मतलब TIFR की स्थापना की गई थी। जे.डी. टाटा की बड़ी बहन शीला भी उनकी तरह साहसी थी। अपनी मां के साथ-साथ बड़े लंबे समय तक शीला को प्रभावित जे.डी. टाटा को किया है। जे.डी. टाटा को इस बात का गर्व था कि पायलट का लाइसेंस पाने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने फली पेटिट नाम से एक व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। उनके बेटे नुस्ली पेटिट भी एक अच्छे पायलट बने थे। पेटिट परिवार का घर फ्रांस के दक्षिण में था और वह मुंबई के बहुत ही शानदार जीवन शैली में रहती थी। शीला बहुत ही प्यारी और कर्तव्यपरायण गृहिणी थी। जे.डी. के भाई दराब को जे.डी. और शीला के भाई बहनों की तरह शिक्षा या साहसी खेलों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके दोस्तों का दायरा बहुत ही बड़ा था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक ताजमहल होटल के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया है। 65 वर्ष की आयु में उन्हें नर्वस डिसऑर्डर की समस्या से वे पीड़ित थे। दोनों भाइयों के बीच में मतभेद जरूर थे, बहुत ही असंतुष्ट रहते थे। जैसे-जैसे जे.डी. की कंपनी में चेयरमैन पद के सफलता के साथ-साथ सीढ़ी चलते गए, उन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां भी बढ़ती गई। छोटी बहन दोराबेह दोनों भाइयों के बीच की कड़ी थी। उसके भाई के चारों ओर और घेरा उसे बेचैन करता था, लेकिन बाद में जब दराब टाटा बीमार रहने लगे तब इसके अंतर कम होते गए हैं। जे.डी. टाटा उनके साथ-साथ बेहतर व्यवसाय व्यवहार के व्यक्तिगत ध्यान देते रहे। 75 वर्ष की आयु में दराब की मृत्यु हो गई। जे.डी. टाटा की छोटी बहन रूडाबेह एक महान कलाकार थी। वास्तुशास्त्र में उनकी अच्छी गति थी। ताजमहल होटल के अधिकांश आंतरिक सजावट उनकी कल्पना पे आधारित है। उन्होंने कर्नल लेस्ली सहानी से शादी कर ली। लेस्ली सहानी शादी के बाद उनके टाटा सन में वो काम करने लगे। उसी तरह से सभी ने यह सोचा कि जे.डी. टाटा के बाद कंपनी के चेयरपर्सन यह लेस्ली सहानी ही बनेंगे। खुद जे.डी. टाटा को भी ऐसा लगा कि वो जिम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम है, लेकिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह गोल्फ कोर्स पर गिर पड़े और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। इनको कोई भी संतान नहीं थी। कर्नल की मृत्यु के बाद जे.डी. टाटा नियमित रूप से रुडॉल्फ बहन से मिलने लगे। सप्ताह में एक बार तो उनको साथ उनके डिनर करते हुए दिखाई दिए। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो जे.डी. टाटा काम के बाद वो खुद उनको मिलने के लिए घर जाते थे। जे.डी. टाटा के छोटे भाई जिमी थे। उनके छोटे भाई जिमी उर्फ जमशेद जे.डी. टाटा की बहुत ही बुद्धिमान, होशियार और बहादुर थे। वो चाहते थे कि वह बहुत ही कुछ सीखे और उनके साथ-साथ व्यवहार करे, व्यापार करने में उनकी रुचि बढ़ाए। भाई-बहनों के सबसे बुद्धिमान और निपुण वो थे। वो विमान उड़ाने के लिए भी शौक थे। कुछ समय के बाद उन्हें एयर इंडिया की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। जे.डी. टाटा ने लोगों के बीच यह विश्वास जताया कि अच्छा प्रदर्शन करने के साथ-साथ लेकिन बहुत ही कम उम्र में वो विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अपने सभी भाई-बहनों में निजी
जिमी जेआरडी टाटा में खास पसंदीदा थे। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उनकी जिम्मेदारी जिमी पर ज़्यादा आ गई। उनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद जेआरडी टाटा के लिए सबसे बड़ा झटका लगा था। युवा जिमी को उनके माता-पिता के बगल में ही दफनाया गया था। टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे, खुद के परिवार में सिर्फ 1.62% शेयर जेआरडी टाटा का व्यक्ति के रूप में सहभाग था। उनकी प्रतिभा शिस्तबद्ध थी। उनका कहना था कि आप कानून के दायरे में रहकर अपनी प्रगति करें, फिर वह आपकी प्रगति धीमी गति से क्यों ना हो। उन्हें हमेशा स्वच्छ और पारदर्शक भूमिकाएं अच्छी लगती थी और अपने कार्यकाल में कभी भी टाटा के नाम पर कोई भी उन्होंने आज आने नहीं दी। जेआरडी टाटा की जीवनी लिखने वाले आर.एम. लाला पत्रकारिता छोड़कर टाटा ग्रुप पर पुस्तक लिखने के लिए इस इरादे से जेआरडी टाटा को बताया कि तब जेआरडी टाटा उनको सवालों की बारिश करते हुए दिखाई दिए। आप टाटा पर क्यों लिख रहे हो? किन लोगों को टाटा के बारे में जानने की उत्सुकता है? उनकी परवाह किसको है? कौन लोग टाटा के बारे में जानने के लिए चाह रखते हैं? आप अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जेआरडी टाटा के सवालों के बाद आर.एम. लाला बिना हताश हुए उन्होंने उनका जवाब दिया। टाटा ने भारतीय उद्योग विश्व में जो खुद कुछ पाया है, जो भारत के लिए कुछ दिया है, कैसे वो लोग ने पाया, कितना उनको नुकसान हुए हैं, कितना उन्होंने संघर्ष झेला है, उनके परिवार ने किस तरह से अपने कंट्रीब्यूशन देश के लिए दिए हैं, यह सब लोगों को पता चलना चाहिए। उद्योग के इतिहास को जाने बिना भारत भविष्य की अच्छी मुकाम नहीं पा सकता। आगे जाके आर.एम. लाला ने क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन, कीनोट, टच ऑफ द ग्रेटनेस और बेहतर से बेहतर पुस्तकें टाटा पर लिखी है। इस पुस्तक के लिखने के लिए जेआरडी टाटा ने आर.एम. लाला को भी पूरी तरीके से सहकार्य किया है। जेआरडी टाटा की पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी बहन रूराबेह के सिवा उनके जीवन में अब कोई भी नहीं था। जेआरडी टाटा व्यस्त थे पर अकेले थे। डॉक्टर गुल कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी घरेलू डॉक्टर के रूप में कार्य किया। थिल्मा, रोडाबेह और जेआरडी टाटा के व्यक्तिगत रूप में उनकी देखभाल की। उनका 11 अगस्त 1993 में कार एक्सीडेंट हो गया, उनमें उनकी मृत्यु हो गई। जेआरडी टाटा को इसका बड़ा ही दुख हुआ। जेआरडी टाटा ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर गुल के जाने के बाद उन्होंने उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। हालांकि उनसे बहुत सी सेवाएं भी उन्होंने की थी, लेकिन वह बहुत ही जल्दी चली गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। जब जब वे स्वर्ग में जाएंगे तब वो उनको मिलेंगे और उनको ये जवाब मांगेंगे कि जेआरडी कहते हैं कि उनसे यह बातचीत करके वो समझ सकेंगे कि उनका इतना जल्दी जाना क्यों हुआ। इससे पता चलता है कि जेआरडी टाटा को इस बात का कितना दर्द पहुंचा था। उनका जाना उनके लिए कितना दुख भर था। उसके बाद वह मन से पूरी तरीके से टूट चुके थे। उनकी आखिरी बीमारी के दौरान उनकी थकान उनकी आँखों से और उनके साथियों को भी ज़्यादा महसूस कर रही थी। उन्होंने जीवन भर अपने व्यवहार से कई लोगों को जोड़ा, लेकिन डॉक्टर गुल के निधन से उनको ज़्यादा चोट पहुंची थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा, वास्तव में आपकी स्वास्थ्य संबंधित शिकायत क्या है? जेआरडी टाटा ने इसका आंसर दिया कि उम्र, यह स्वास्थ्य के लिए शिकायत है। जब जेआरडी टाटा को जिनेवा के अस्पताल में भर्ती किया गया, तब वहाँ के स्टाफ को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो कितने बड़े और मशहूर व्यक्ति हैं। अंत तक वे स्पष्ट रूप से खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मन वो उदास और विदाई की तैयारी कर चुके थे। किसी ने उनको पूछा कि आपको कैसे लगता है? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे इससे बुरा और क्या संभव हो सकता है। अपने जीवन के अंतिम 2 दिनों से जब उन्होंने खाने से इनकार कर दिया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको अभी खाना चाहिए, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं 99 साल का हूँ, आप मुझे इस उम्र में क्या खाना खिलाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि मैं अब बस अपनी आँखें बंद कर लेनी चाहिए और शांति से चले जाना चाहिए। इस तरह से 29 नवंबर 1993 में उनका निधन हो गया। जेआरडी टाटा न केवल अपने असाधारण व्यावसायिक कौशल्य के लिए जाने जाते हैं, बल्कि प्रबंधन के प्रति अपने प्रगतिशील और समावेशी दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसमें कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता भी दी, जिसमें दयालु नेतृत्व का एक उदाहरण स्थापित कर दिया। जेआरडी टाटा का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी कंपनी की सफलता के लिए कर्मचारियों की भलाई पर निर्भर करती है और उन्होंने वैश्विक मापदंड बनाने के लिए पहले श्रमिकों के अधिकारों का वकालत की। शोध और विकास पर उनके जोर दिया। टाटा समूह को कई उद्योगों में अग्रणी बना दिया, जिसमें यह भारत में नवाचार का प्रतीक बन गया।
उत्कृष्टता और अखंडता के प्रति जे.डी. टाटा की प्रतिबद्धता को उन्हें व्यापार और शासन की दुनिया के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया। व्यवसाय जगत में अपनी उपलब्धियों को अलावा जे.डी. टाटा सामाजिक कल्याण के लिए भी गहराई से प्रतिबद्ध थे। वो समाज के वापस देने में दृढ़ विश्वास रखते थे और उन्होंने कई परोपकारी प्रयासों से महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने कई धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित किए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव उन्होंने डाला है। उल्लेखनीय यह है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस टीआईएस और टाटा मेमोरियल अस्पताल उनके परोपकारी प्रयासों से शाश्वत प्रमाण है, जो अगणित व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि टाटा ने जो टाटा ग्रुप है, जो टाटा ग्रुप को सबसे प्रभावित करने वाले जे.डी. टाटा ने अपने योगदान दिए हैं। जे.डी. टाटा एक असाधारण व्यक्तिमत्व, जिसकी दोहरा हमने किस तरह से उनके लाइफ में होने वाले चढ़ उतार यह देखे। उन्होंने दिए हुए डिसीजन, उनके किए हुए पराक्रम से हमने यह भी देखा कि उनके लाइफ में जो भी उन्होंने डिसीजन लिया, वो पूरे करने में जिसको हाथ लगाए उसको सोना कर देते थे। उसके बजाय समाज को देन देने के साथ-साथ जो समाज से मिला है, वो समाज को देना भी ज़रूरत है। समाज के कार्य के लिए अपना उत्तरदायित्व भी देना है। वो महत्वपूर्ण उनकी भूमिकाएँ आज भी अजरामर कर देती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आज इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऐसी पर्सनैलिटी के साथ। तब तक शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड विथ ओशनिक इकोनॉमिक्स।